गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट इसके पहले डिस्कस किए हैं। एक तो 4 प्रो मेथड डिस्कस किया था और दूसरा डिस्कस किया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि उन्हें आपको एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद वो असाइनमेंट के तौर पे आपको मुझे सबमिट करना है। लेकिन काफ़ी कम बच्चों ने अभी तक सबमिट किया है। आई होप कि आप उसको यथाशीघ्र सबमिट कर देंगे, क्योंकि जैसा कि आप अब अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे और आपको भी खबर लग गई होगी कि नवंबर में लैब खुलने के आसार हैं। तो अगर नवंबर में लैब खुलते हैं और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हम आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं, यानी कि जो स्ट्रेंथ है उसका 50% अगर आपको बुलाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वंस इन ए वीक आपको एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिलेगा। तो बचे हुए जो 3 महीने हैं, आपको उन 3 महीने में आपको अपने 10 एक्सपेरिमेंट पूरे करने होंगे, अगर कोई और छुट्टी ना हुई। क्योंकि अगर आपके लिए किसी तरह की कोई हॉलीडे हो गया या वेकेशन है किसी तरह का, विंटर वेकेशन या समथिंग, तब तो फिर आपके लिए एक लॉस हो जाएगा डे का। ठीक है, तो इसके पहले कि लैब ओपन हो, हम चाहते हैं कि अपने कोटे के मैं अपने 3 एक्सपेरिमेंट में आपको करा लूँ। आज उनमें से 3 एक्सपेरिमेंट में आपको तीसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर लैब ओपन होती है तो दिन हम उसके हिसाब से फिर प्लान करेंगे। अगर लैब ओपन नहीं होती है तो फिर हम ऑनलाइन आपको बाकी के भी एक्सपेरिमेंट कराने की कोशिश करें। ओके, सो नंबर स्ट्रेंथ तो आपकी इस वक्त कितनी दिख रही है? लगभग थोड़ी सी हाफ से थोड़ी ज़्यादा। तो आज स्टार्ट करते हैं इतने पर ही। बाकी लोग रियल लैब में ही सीखना चाहते हैं, तो जब वो लैब में आएंगे तभी सीखेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि अब जो हम एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं वो आईआईटी खड़गपुर की जो वर्चुअल लैब है उन पर एक्सपेरिमेंट को करा रहे हैं। तो ये आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट है, यहाँ पर वर्चुअल लैब है। और आपको याद होगा कि इस पे वर्चुअल लैब में से जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्चुअल लैब को सिलेक्ट करते हैं, ये वी लैब आईआईटी खड़गपुर लिखा हुआ KGP, और ये वर्चुअल लैब फेज 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन, इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट किया। तो इनके ये 8 प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको लेना देना है। आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ये आप लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट चाहे तो देख सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। इसी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको ये बीजेटी कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक लास्ट वीक में कराया था, और उसके वीडियो भी अपलोड किए हैं। होपफुली आपको समझने में और आसानी हुई होगी जब आपने इस वीडियो को कई बार देखा होगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी वही वीडियो भी देखते हैं, तो जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं जो क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो वीडियोस भी नहीं देख रहे हैं, तो फिर उनका एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? ठीक है, थर्ड ईयर में भी अगर इस तरह से आप लापरवाही करेंगे तो ये आपको उसका नुकसान अदा करना होगा। आज हम बात करेंगे इसमें जो 10वें नंबर का एक्सपेरिमेंट है, बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक। पहले हम ट्रांजिस्टर के एक्सपेरिमेंट्स को खत्म करा देते हैं, इसके बाद फिर हम बात करेंगे स्टडीज ऑफ द बीजेटी सीई एम्पलीफायर। ठीक है, तो क्रम हमने इसलिए ऐसा इसलिए रखा कि आप और कर रहे होंगे कि जो एम्पलीफायर है वो भी कॉमन एमिटर बेस्ड ही है, और एम्पलीफायर मोस्टली जो इस्तेमाल होते हैं वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ही होते हैं। इसलिए हमने एक क्रम बनाए रखा हुआ कि आप एक एक करके चीज़ों को पढ़ें और आगे समझ पाएं। तो कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर चुके हैं, आज कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे स्टडीज ऑन बीजेटी सीई एम्पलीफायर। ठीक है, और फिर भी अगर कॉलेजों पे नहीं होता, लैब्स के लिए अलाउड नहीं होता है, तो देन हम डिस्कस करेंगे आरसी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये बिल्कुल ये क्रम से लगे हुए एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको कि आपको करना है। ठीक है, और ये आपकी रियल लाइफ में भी अवेलेबल है। बात करें कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक की, मैंने पहले ही इनको ओपन कर रखा हुआ है। ये बीजेटी आप जान ही रहे हैं, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे? स्वाभाविक बात है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। रियल लाइफ में एक और कैरेक्टरिस्टिक ड्रा किया जाता है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, उसके बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिलहाल मैं बहुत ब्रीफ में इसके बारे में बताता भी हूँ आपको। ट्रांजिस्टर के बारे में आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर के बारे में, और आप थर्ड ईयर में मेरे स्टूडेंट हैं और ये पेपर मैं पढ़ाता हूँ। बहुत डिटेल में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपको आगे आने वाले दिनों में थ्योरी की क्लास में पढ़ाऊंगा। देन ऑपरेशन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे।
आज भी डिस्कस करेंगे, थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है केवल पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लेन कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बीजेटी। जो कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सुंदर सा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ट्रांजिस्टर के बारे में, और ये पहले भी हमने डिस्कस लास्ट वीक में किया ही था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, उनके डिफरेंट सिंबल्स क्या होते हैं, और ब्लॉक डायग्राम में कैसे बनाते हैं, और सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, और उसका जो ऑपरेशन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है किस तरीके से हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। जो उसके 2 जंक्शन है, एक बेस एमिटर जंक्शन है और एक जो है कलेक्टर बेस जंक्शन है। उनमें से किसी भी को आप फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं, रिवर्स बायस कर सकते हैं। अगर आपने दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया है तो ये कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगा, और दोनों को अगर आपने फॉरवर्ड बायस में कर दिया तो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा। और फिलहाल हम इसको फिगर तो जरूर यहाँ कैरेक्टरिस्टिक में जरूर ड्रा करेंगे, हम यहाँ पे कट ऑफ भी ड्रा करेंगे, सैचुरेशन ड्रा कर रहे हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें एक्टिव रीजन से मतलब है। अब वो कब प्राप्त होगा, जबकि बेस एमिटर जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस करें और कलेक्टर बेस जंक्शन को आप रिवर्स बायस करें। ऐसा कर पाएंगे तभी हमें फॉरवर्ड एक्टिव रीजन प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, उल्टा मीन्स कि अगर बेस एमिटर जंक्शन को अगर आप रिवर्स बायस कर दें और कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर आप फॉरवर्ड बायस कर दें तो इसे रिवर्स एक्टिव रीजन कहते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो हमारे लिए तो ये फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक जो ट्राई करेंगे इनमें 3 ही चीज आपको नजर आएगी, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। एक और रीजन ब्रेकडाउन रीजन होता है, वो भी फिलहाल हम ऐसा नहीं करते कि ब्रेकडाउन रीजन तक ले जाएं, इतनी बाइसिंग करें कि ब्रेकडाउन रीजन में चला जाए, क्योंकि अदरवाइज फिर ट्रांजिस्टर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑपरेशन ऑफ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे कॉमन एमिटर सर्किट की। तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है वो उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ है, आप देख ही रहे होंगे, ये सब लेटेक में लिखा हुआ है। लेटेक लैंग्वेज मेरे हिसाब में से कभी लोग जानते होंगे। और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक सर्किट यहाँ ड्रॉ है, आप देख सकते हैं। फिलहाल रेफरेंस के तौर पे वोल्टेज मेजर करने के लिए है इसमें दिया हुआ, पर करंट मेजर करने के लिए अमीटर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। यही बात आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट सा लगता है इनका जो एक्सप्लेनेशन है, जो इन्होंने थ्योरी और प्रोसीजर दे रखा हुआ है। इसलिए इसके पहले कि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के सिमुलेटर्स को इस्तेमाल करके इस एक्सपेरिमेंट को करें, मैं चाहूँगा कि आप इसकी थ्योरी को भी पहले अच्छे से समझ लें। सो थ्योरी को समझाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अपने प्रेजेंटेशन को, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से कितना अलग है, 2 चीजें अब जरूर जानना चाहेंगे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे दूसरों से अलग है, मतलब कॉमन बेस से कैसे अलग है। वैसे कॉमन कलेक्टर भी होता है, कॉमन कलेक्टर में इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ही बता चुके हैं कि ट्रांजिस्टर का क्या काम है। जैसे कोई सवाल पूछे वाइवा आपसे कि भाई ट्रांजिस्टर एक्चुअली किस लिए बनाया गया, तो क्या जवाब होगा, इन शॉर्ट वाइवा का सवाल का जवाब, फॉर एम्पलीफिकेशन। ऑल्दो ट्रांजिस्टर से बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है, कई तरह से हम यूज करते हैं, पर बेसिक जिसके लिए इसको बनाया गया था दैट इज फॉर द एम्पलीफिकेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट थ्योरेटिकल आइडिया है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। हम करते हैं कॉमन बेस को, कॉमन एमिटर, जो कि एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। उसमें भी सबसे बेस्ट कौन है, तो कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम में अगर दिखाएं, तो मैं आगे से डायग्राम दिखा रहा हूं, तो आप देखिए ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर को एपीएनपी को, पहले एनपीएन की बात करें। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो नीचे एन है ये क्या है, ये एमिटर है, ये ऊपर एन है ये क्या है, ये कलेक्टर है, दिखा भी हुआ सी, नीचे ई लिखा हुआ, और ये पी क्या यहाँ पर काम करेगा, बेस का काम करेगा। अगर हम इस एमिटर को इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट में कॉमन कर दें दोनों में, यानी कि एमिटर आउटपुट की तरफ भी, आउटपुट की तरफ और इनपुट की तरफ भी, ठीक। सो ये कॉमन एमिटर कनेक्शन हो जाएगा। कैसे किया आपने कनेक्शन, एनपीएन ट्रांजिस्टर के पहले बताते हैं, फिर पीएनपी के लिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप के बेस को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ा, और एन टाइप के एमिटर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर और बेस के बीच का जंक्शन है ना, ये वाला जंक्शन पहला वाला है ना जो नीचे है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए। फॉरवर्ड बायस कब होगा,
जब पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ते हैं तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है। इस कारण चूंकि इसका बेस पी टाइप का था इसलिए हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और एमीटर एन टाइप का था तो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो ये इसका फॉरवर्ड बायस हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना चाहते हैं। अभी आपको याद होगा कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव फॉरवर्ड रीजन की हमने बात की थी। ठीक, अब दूसरा काम क्या है, हम चाहते हैं कि कलेक्टर बेस जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस हो जाए। एक्टिव रीजन की दूसरी कंडीशन रिवर्स बायस हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ये किस तरह का है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो इसको हम रिवर्स बायस कैसे कर सकते हैं? अगर हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दें तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिया, जिसका नेगेटिव टर्मिनल हमने एमीटर से जोड़ रखा है। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये जो ऊपर वाला जंक्शन है जिसको हम कहते हैं बेस कलेक्टर बेस जंक्शन सीबी, उसको जो है हम रिवर्स बायस कर सकते हैं। तो पहला जंक्शन यानी कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर के मामले में। इसी ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम के तौर पर दिखाया गया है। ये एमीटर है, ये बेस है मोटा सा, देखिए रहेंगे बेस थोड़ा थिक दिखाया जाता है, ये कलेक्टर है, आईसी करंट ये इनवर्ड है, आईबी करंट इनवर्ड है और ये आईसी प्लस आईबी क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू आई। ये दोनों इनवर्ड करंट मिलकर क्या बन जाएंगे, एमीटर करंट के बराबर हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस, बेस से कलेक्टर में जाता है तो करंट किधर की फ्लो करता है, कलेक्टर टू बेस, बेस टू एमीटर। ये मोटा सा थिक सा एरो बना हुआ है वो इसी को दिखा रहा है। इस थिक एरो के साथ में एक छोटा सा भी एरो दिख रहा होगा, बेस से निकल के आ रहा है, ये क्या है, ये लीकेज करंट है, फर्स्ट में पढ़ा गया होगा है ना, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करिए, ये छोटा सा है। चलिए इसकी थ्योरी बहुत डिटेल में नहीं आ रही, लीकेज करंट कहाँ से आ गया, जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तब आपको बताएं। कुल मिलाकर कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट की ओर का फ्लो होगा। कलेक्टर आईसी आईबी दोनों सब हो गए, आई के बराबर हो गए, यहाँ जैसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर हो और हम चाहते हो कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो बेस इस बार एन टाइप का है, फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या करें, एन टाइप का होने के कारण नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के एमीटर से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जरा इसको कंपेयर बाईं तरफ वाली फिगर से करिए, देखिए बैटरी का पोलैरिटी बिल्कुल उलट गई। क्यों? क्योंकि पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर था, इस पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और अगर दूसरे जंक्शन को हम रिवर्स बायस करना चाहते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना चाहते हैं, तो कलेक्टर जो कि पी टाइप था उसको क्या करें, उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दें, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर में जुड़ा हुआ है। तो एमीटर तो देखिए इनपुट के भी बैटरी से जुड़ा हुआ है, आउटपुट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, कॉमन एमीटर जो है ना। सो अब होल का फ्लो किधर की ओर होगा, एमीटर से बेस, बेस से कलेक्टर, और जिस डायरेक्शन में होल फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इसलिए देखिए ये जो आई फ्लो कर रही है नीचे वाले सर्किट में, देखिए बी, ये जो आई है जो अंदर जा रही है ट्रांजिस्टर के अंदर, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, आई और आई दो हिस्सों में जाती है। अभी भी वही बात है, आई इज इक्वल टू आई प्लस आई। ठीक है, सो एनपी बस को बोलने के तरीके में अंतर हो जाता है। जब एनपीएन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई, और यहाँ का क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। एलएचएस आरएचएस का इंटरचेंज है, अदरवाइज इक्वेशन से। ठीक, और आप जानते हैं कि आईसी और आई के बीच में क्या रिलेशन होता है, आईसी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई, और जो कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं अल्फा, करंट गेन अल्फा, अल्फा इज आईसी बाई आई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वो जो सर्किट आपको बैटरी से जोड़कर दिखा रहे थे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के लिए, वो एक थ्योरेटिकल सर्किट। एक्चुअल लैब में आप क्या चाहेंगे कि हम ना केवल पोटेंशियल बैटरी के थ्रू अप्लाई करें, बल्कि हम पोटेंशियल को वेरी करके भी देखें, यानी वोल्टेज को घटा बढ़ा कर देखें, और ना केवल इनपुट में घटा बढ़ा के देखें बल्कि हम आउटपुट में भी घटा बढ़ा कर देखें कि उससे ट्रांजिस्टर के थ्रू जो फ्लो होने वाले करंट्स हैं आई, आई बी, आई सी, उन पर क्या असर पड़ता है। तो फिलहाल आप इस ट्रांजिस्टर को जरा पहचानने की कोशिश कीजिए। पीछे मैंने आपको दिखाया है, ये दो दिखे ट्रांजिस्टर यहाँ भरे हुए, इन दोनों में से कौन सा ट्रांजिस्टर इस सर्किट में इस्तेमाल हुआ है। आप ऐसा अगर कोई चैट बॉक्स में लिखे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप बात को कैच कर रहे हैं कि इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर बना हुआ है। ठीक है,
इस ट्रांजिस्टर के एरो को देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। इसका देखिए जो एमीटर है वो इनपुट के हिस्से से भी जुड़ा हुआ है और आउटपुट से भी जुड़ा हुआ है। चैट बॉक्स में लिखिए कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है। यहाँ भी बैटरी देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द बेस। अर्पित ने सबसे पहले जवाब दिया है, देन विनीत ने, गुड गुड, चेतन, ओके फाइन, चलिए इसका मतलब लोग सुन रहे हैं बात को। ओके सो और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एमीटर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये बैटरी देख के भी हम बता सकते हैं क्योंकि हमें तो फॉरवर्ड बायस करना है ना। तो पॉजिटिव कनेक्टेड है बेस, इसका मतलब बेस क्या है, पी टाइप है, बेस पी टाइप है। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एमीटर, यानी कि एमीटर क्या है, एन टाइप है। तो बेस पी टाइप, एमीटर एन टाइप, तो कलेक्टर भी एन टाइप का ही होगा। तो ये क्या हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आप सिंबल ना पहचान पा रहे हो, मान लीजिए कोई कंफ्यूजन हो गया, आपको क्रिएट हो गया, तो बैटरी देख के आप पहचान जाइए कि क्या है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कर दिया। एक ये पोटेंशियल डिवाइडर रेजिस्टर जैसा लगा रखा ना, ये पोटेंशियल डिवाइडर है जिसकी मदद से आप जानते हैं, आपको अपने सेकेंड ईयर में भी एक्सपेरिमेंट किया, गैलोमीटर टू एमीटर, गैलोमीटर टू वोल्टमीटर, पीओ बॉक्स में रियोस्टेट होता है ना, दो टर्मिनल नीचे, देखिए दो टर्मिनल नीचे, एक ये और इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ देते हैं, और एक टर्मिनल ऊपर ये वाला, ठीक है। तो ऊपर वाले टर्मिनल को आप क्या करते हैं, आप वायर्स के ऊपर आपको स्लाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो जीरो और मैक्सिमम के बीच में चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लें कि ये बैटरी 1.5 वोल्ट की हो, तो इस एरो को अगर हम बिल्कुल नीचे क्यों ले आए तो वोल्टेज हो जाएगा जीरो, और बिल्कुल ऊपर क्यों चले जाए तो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, 1.5 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा हुआ है इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए। क्या होगा वोल्टेज, वो VBE, ध्यान रखिएगा आगे इस्तेमाल करना है, VBE है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, कैसे, बैटरी के अकॉर्डिंग, जैसी बैटरी वैसे ही टर्मिनल इसका भी। फिर एक हमने कनेक्ट कर रखा हुआ है अमीटर, कौन सा मीटर है पहचानिए, माइक्रो एमीटर है ये। आपको याद होगा कॉमन बेस में यहाँ पे मिली एमीटर होता था, यहाँ पर माइक्रो एमीटर है। क्यों भाई, क्योंकि बेस करंट बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। आपसे हमने बात करी थी, कुछ चीजें कॉमन है कुछ चीजें डिफरेंट, देखिए यहाँ डिफरेंट, क्योंकि बेस करंट बहुत ही नेग्लिजिबल होती है और उसको माइक्रो एम्पियर में ही मेजर किया जाता है, ठीक। और जिसका पॉजिटिव रेजिस्टेंस की तरफ है, नेगेटिव बेस की तरफ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिधर की ओर बैटरी से करंट आ रही है उस तरह की ओर पॉजिटिव टर्मिनल से आ रही है तो इधर पॉजिटिव रहेगा, ओके। नेगेटिव एमीटर आप देखिए रहे कनेक्टेड है वोल्ट मीटर से भी और बैटरी से भी। अब जरा कलेक्टर, ये तो हो गया इनपुट पोर्शन, इनपुट पोर्ट जिसे कहते हैं। अब जरा आउटपुट वाले पोर्शन में आ जाते हैं। आउटपुट वाले पोर्शन में भी कुछ वैसा ही है, यहाँ भी एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, पर ये वोल्ट मीटर क्या नापेगा, VCE, ठीक है। इनपुट में एक चीज मैं बोला भूल गया था, ये जो माइक्रो एमीटर ये क्या मेजर करेगा, IB, बेस करंट मेजर करेगा, जो कि माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर का होगा, ओके। इसके अंदर भी एक एमीटर लगा हुआ है जिसे मिली एमीटर कह रहे हैं, और मिली एमीटर क्या मेजर करेगा, IC, और IC किस ऑर्डर का होगा, मिली एम्पियर के ऑर्डर का होगा, क्योंकि IE जो है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का है, ठीक है। IE यहाँ पे मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसको रिवर्स बायस करने के लिए देखिए हमने यहाँ बैटरी लगा रखी हुई है। एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक सेल लगा हुआ है, सिंगल। फॉरवर्ड बायस में केवल एक सेल लगा हुआ है, पर रिवर्स बायस में दो सेल लगाए गए। वो ये दिखाने के लिए कि रिवर्स बायसिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जाती है। कलेक्टर चूंकि एन टाइप का है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, एन टाइप का है, इसलिए इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा गया। इसे इधर वाले को हम बैटरी बोल रहे हैं और VBB को सेल बोल रहे हैं, एक लगा हुआ है, यहाँ एक से ज्यादा सेल, इसको बैटरी कह रहे हैं। तो बैटरी से जुड़ा हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, ताकि कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा हो जाए, रिवर्स बायस। हमें एक्टिव रीजन में इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। अगर ये सर्किट आपको समझ में आई होगी तो जब भी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना होगा तो यही सर्किट आपको ड्रॉ करनी होगी, कॉपी में भी, रिकॉर्ड में भी, एग्जाम में भी आपको यही सर्किट ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ तक का मामला समझ में आया हो तो अब हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर जा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, देखी से लग रही होगी, तो कहाँ देखी वो मैं आपको पहले बताऊं। ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल वैसी लग रही जैसे कि पी इंजेक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस होता है। साथ ही ये कैरेक्टरिस्टिक वैसी लग रही है जैसे कि सीबी में कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थी। तो क्या ये बिल्कुल वैसी ही है, कोई अंतर नहीं है? कैसी लग रही हो तो मैंने बता दिया, अब अंतर क्या है वो शुरू करते हैं डिस्कस करना। देखिए अंतर है इसके स्केल,
इसके एक्स एक्सिस में जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है VBE इन मिली वोल्ट, ठीक है, यहाँ वोल्ट पे लिखा हुआ है क्योंकि पॉइंट कर दिया है, ठीक है। बेस एमीटर वोल्टेज एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे क्या है, IB इन माइक्रो एम्पियर, ठीक। आपको याद होगा वहां पे जब बेस आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर IE होता है ना। सो यहाँ पर IE की जगह आ गया IB, वहां पर IE जो होता है मिली एम्पियर में होता है, यहाँ पर IB माइक्रो एम्पियर में, ठीक। और यहाँ पर आपने 3 कर्व ड्रॉ कर रखे हैं। पहला VCE इक्वल टू 1 वोल्ट, दूसरा VCE इक्वल टू 10 वोल्ट और तीसरा VCE इक्वल टू 20 वोल्ट। ये VCE क्या है, आउटपुट में जो आपने वोल्टेज लगा रखा हुआ है, ये उसके बता रहा है, यानी कि आउटपुट के 3 अलग अलग, ये जो वोल्टेज है ये VCE है, इनकी 3 अलग अलग वोल्टेज के लिए कर्व ड्रॉ किया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। एक और डिफरेंस आप महसूस करिए जरा, मैं एक बार के लिए कॉमन बेस में वापस जाता हूं तो आपको वहां पर दिखाता हूं। कॉमन बेस में आप देखिए, जब हम VCB की वैल्यू को 1 वोल्ट से बढ़ाकर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट करते हैं तो कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हैं, लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। पहला कर्व की तुलना में दूसरा कर्व ज्यादा लेफ्ट है, दूसरे कर्व की तुलना में तीसरा कर्व यानी 20 वोल्ट वाला कर्व और लेफ्ट चला गया है कर्व। ऐसा क्यों होता है, तो वाइवा में शॉर्ट में जवाब दिया जाता है, कहते हैं अर्ली इफेक्ट, ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। ये क्या होता है, ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर इसको नोटिस करिए कि यहाँ पर देखिए वो लेफ्ट में, कॉमन बेस में लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर में VCE की वैल्यू बढ़ाइए 1 वोल्ट से 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट, तो ये राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब ये राइट की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहा है, तो जवाब क्या है, अगेन ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। तो दोनों बार अर्ली इफेक्ट, और अर्ली इफेक्ट जब कॉज सेम है तो इफेक्ट क्यों दो तरह का है, कॉमन बेस में लेफ्ट की ओर शिफ्ट है और कॉमन एमीटर में राइट की ओर शिफ्ट है। ये हिस्सा मैं आपको डिटेल में थ्योरी पढ़ाते समय बताऊंगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली इफेक्ट को कई बार बेस मॉडुलेशन भी कहते हैं, और अगर आप अनसॉल्व पेपर में पन्ने पलट रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन खूब मिलेगा, आपको लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज बेस मॉडुलेशन। अर्ली इफेक्ट, अर्ली साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे इसको अर्ली इफेक्ट कहते हैं, लेकिन उसका एक टेक्निकल नेम है बेस मॉडुलेशन, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द बेस मॉडुलेशन और ड्यू टू द अर्ली इफेक्ट, एक ही बात है। तो यहाँ भी अर्ली इफेक्ट देखिए, कॉज सेम है अर्ली इफेक्ट, पर इफेक्ट डिफरेंट है, वहाँ लेफ्ट शिफ्ट है, यहाँ राइट शिफ्ट है कॉमन एमीटर में। तो इसको समझना जरूरी है, आगे चल के इसको हम समझाएंगे आपको इन थ्योरी। ओके, सो के आगे बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। आपको मेजर कैसे करना है, आपको मेजर करना है कि आप PCE की कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए सिमुलेटर में, मान लिया आपने 1 वोल्ट ले लिया, वहाँ ज़्यादा वेरिएशन का चांस नहीं है, आप 20 वोल्ट तक नहीं ले जा पाएंगे, शायद वहाँ पर 3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो चलिए मान लीजिए आपने 1 वोल्ट ले लिया या 0.5 वोल्ट ले लिया या 1.5 वोल्ट ले लिया, इट्स अप टू यू। VCE की वोल्ट मान वैल्यू लिया आपने 1 वोल्ट और वो कांस्टेंट रखा आपने, आउटपुट में वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, और इनपुट में VB की वैल्यू को 0 से बढ़ाना शुरू किया, 0.1 पे लिया, 0.2 पे लिया, है ना, 0.3 पे लिया। तो शुरू में आपको IB जो करंट है, ऑल्दो आप माइक्रोमीटर लगाकर मेजर कर रहे हैं, फिर भी करंट की वैल्यू 0 या नेग्लिजिबल आएगी बिल्कुल, और कर्व बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच करता हुआ चलता जाएगा। लेकिन आफ्टर कट इन वोल्टेज, यानी कि आफ्टर 0.6 और 0.7 वोल्ट, डिपेंड जर्मेनियम का बना है ट्रांजिस्टर की, आपका सिलिकॉन का बना है, स्वाभाविक बात है कि लैब में तो सिलिकॉन का ही आपको ट्रांजिस्टर मिलेगा। उसके बाद इसके करंट की वैल्यू राइज करने लगती है, और उसके बाद आप थोड़ा सा भी अगर वोल्टेज VB की बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू में अप्रिशिएबल इंक्रीमेंट, अच्छा खासा इजाफा, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और ये आप कर से भी देख पा रहे होंगे, 0.6 से 0.8 आते आते देखिए इसकी वैल्यू में IB जो है वो जो कि 5 माइक्रो एम्पियर था 0.6 पे, और जब तक आप 0.8 पे पहुंचते हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, लगभग 100 माइक्रो एम्पियर हो जाती है, 20 टाइम्स बढ़ जाता है। तो विद इंक्रीज ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन VB देयर इज लार्ज इंक्रीज इन बेस करंट ऑल्दो इट इज इन माइक्रो एम्पियर, ठीक है। एक आपका एक्सपेरिमेंट हो गया VCE के 1 वोल्ट की वैल्यू के लिए, आपने दोबारा किया, आपने फिर 2 वोल्ट फिक्स कर दिया, फिर आपने किया, तो ऐसे ही आएगा, और कायदे से कर्व नीचे जाना चाहिए, दाईं तरफ जाना चाहिए, ठीक है।
हो सकता है कि सिमुलेटर, जैसा कि आपको याद होगा, कॉमन बेस ऐसा नहीं बिहेव कर रहा था, पर एक्चुअल लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब भी करेंगे, तो ये बिहेवियर नजर आएगा। और हम आपको इसलिए बताते चल रहे हैं कि आपको एक्चुअल लैब में करना है, और एक ही पीरियड जो 1.5 घंटे का होगा उसके अंदर आपको उसको खत्म करना होगा। ठीक है, तो वहां ध्यान रखिएगा कि कर्व अगर राइट शिफ्ट हुआ तो घबराइएगा नहीं, आपको राइट शिफ्ट होना चाहिए, इट्स क्वाइट नेचुरल, और इसका अपना एक्सप्लेनेशन भी है। शिफ्ट हुआ उसे ड्रॉ करिए और जरूरत पड़ने पर वाइवा के टाइम पर एक्सप्लेन करिए। सो आप 3 अलग अलग वोल्टेज के लिए, 1, 2 या 3 वोल्टिंग के लिए, या 0.5, 1.5 या 2.5, इसे आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। आप इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें। चलिए, अब टाइम कम बचा, जल्दी से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस कर लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सीबी का भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा होगा, और यहाँ सी का, सीबी का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में एक्टिव रीजन बिल्कुल एक्सेसिस के पैरेलल जैसी लगती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पैरेलल नहीं है, बल्कि एक स्लोप बनाकर कट रहा है, और ये स्लोप जैसे जैसे आईबी की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, स्लोप बढ़ता जाता है। ये आईबी क्या है? इनपुट करंट। तो आपको आउटपुट करंट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में। तो स्वाभाविक बात है, इसीलिए इसका नाम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। आउटपुट वोल्टेज कौन है? VCE इन टर्म्स ऑफ वोल्ट, और आउटपुट करंट क्या है? IC इन मिली एम्पियर। इनके बीच में कर्व ड्रॉ करना फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या है? IB इन टर्म्स ऑफ, क्या उसकी यूनिट है? माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सो इनिशियली आप देखेंगे कि आपने जैसे ही VCE की वैल्यू, यानी कि आउटपुट, आपने IB की वैल्यू मान ली कांस्टेंट रख दी, 10 माइक्रो एम्पियर आपने मान ली कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, 0 पे तो मत ही करिएगा, 0 पे तो शायद बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि वीक वैल्यू आ रही है। आप 10 माइक्रो एम्पियर से स्टार्ट करिए। ठीक है, हम सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन दिखाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर 0 पे, अगर आप यू कैन रीड देन जरूर करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल लाइन में आप 0 माइक्रो एम्पियर IB की वैल्यू रखकर कुछ पा सकेंगे। ओके, मान लीजिए हमने IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर सेट करी कांस्टेंट। ठीक, और VCE की वैल्यू को हमने बढ़ाना शुरू किया, 0 से स्टार्ट किया, 1, 2 ऐसे बढ़ाना शुरू किया। तो शुरू में क्या होगा, काफी तेजी से राइज करेगी, और तेजी से राइज करने के बाद लगभग कांस्टेंट सी हो जाती है। देखिए, चाहे 0 माइक्रो एम्पियर पे कर लीजिए, चाहे 10 माइक्रो, लगभग कांस्टेंट सी हो जाती है। जो उसमें इंक्रीज होता है, यानी कि किसमें? IC की वैल्यू में जो इंक्रीज होता है, वो 1-2 वोल्ट के बाद बहुत थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। शुरू में तो होगा, शुरू में तो आप 0 से 1 वोल्ट तक भी गए तो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बाद जो इंक्रीज होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, इसलिए वो जो स्लोप होगा वो कम सा होगा। तो जिस रीजन में तेजी से इंक्रीज हुआ, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन रीजन। ये दिखा हुआ है, शेड कर रखा हुआ ग्रे कलर से। और फॉर द IB इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर के लिए जो अगर कर्व ड्रा कर पाए, तो उसके नीचे का जो रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे? कट ऑफ रीजन। हम किसमें इंटरेस्टेड हैं? एक्टिव रीजन। तो जहां के बाद कर्व ऑलमोस्ट कांस्टेंट जाए, कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाए, उस रीजन को क्या कहेंगे? एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन कब मिलता है? when first junction, that is the base emitter junction, is forward bias and collector base junction is reverse bias. ठीक है, तो ये पहला कर्व हो गया 10 माइक्रो एम्पियर के लिए। फिर आप दूसरा कर्व ड्रा करिए 20 माइक्रो एम्पियर के लिए। शिवांगी, आप अभी थोड़ी देर में सवाल पूछ लेगा, मैं अभी आपको मौका देता हूँ। दूसरा कर्व ये ड्रा हो गया, फिर तीसरा 30 माइक्रो एम्पियर के लिए, चौथा 40 माइक्रो के लिए, फिर पांचवा। तो 5 कर्व आप कम से कम जो ड्रा करिए, 5 अलग अलग IB की वैल्यू के लिए। ठीक है, एक बात आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप IB बढ़ाते जा रहे हैं, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, ज्यादा स्टीपर 90 माइक्रो एम्पियर पे तो देखिए काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, ज्यादा स्लोप हो गया। फिर सवाल आता है ऐसा क्यों? तो जवाब आपको अब आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। जवाब वही है, ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। सेम कॉज पर 3 डिफरेंट इफेक्ट। कारण एक ही है, पर उसका असर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से दिख रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया, बेस मॉड्यूलेशन या अर्ली इफेक्ट। इसको आपको पढ़ना होगा, और आपको वाइवा में पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको जवाब देना होगा। ठीक है, फिलहाल मैं इस हिस्से को स्किप करता हूँ, इस वाला आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या मेजर करना है। आपको मेजर करना है, मैं इसे बता चुका हूँ। एक तो
डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस कहाँ से ड्रा करेंगे आप, ये निकालेंगे आप कहाँ से आकर, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में, उसका स्लोप निकाल लीजिए। 1 बाई स्लोप क्या होगा, RI होगा, क्योंकि RI क्या होता है, डेल्टा VBE अपॉन IB, चेंज इन बेस एमिटर वोल्टेज अपॉन बाई चेंजिंग द इनपुट करंट IB, है ना, दोनों कब, एट कांस्टेंट VC, किसी एक कर्व के लिए डेल्टा VB अपॉन डेल्टा IB निकालना है आपको, वो RI होता है। और जब आप स्लोप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा IB अपॉन डेल्टा VB निकलेगा स्लोप। तो आपको क्या करना होगा, बस इसको पलट देना है, यानी 1 बाई स्लोप कर देना है, तो आपको डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा। सेम ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस RO भी निकाला जा सकता है बाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। वहां भी स्लोप निकालिए, किसी भी एक कर्व के लिए स्लोप निकालिए, और स्लोप आप निकालना जान चुके होंगे, अब वो फर्स्ट सेकंड में स्लोप निकालना सिखाया गया है, खासतौर पर LCR के एक्सपेरिमेंट में। सो जो स्लोप निकालेंगे उस स्लोप का इन्वर्स कर दीजिए तो आपको RO मिल जाएगा, क्योंकि RO क्या है, डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, चेंज इन आउटपुट करंट VCE ऑन चेंजिंग द आउटपुट करंट IC, है ना, एट कांस्टेंट IB। तो याद होगा सारे कर्व जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कांस्टेंट IB पे ड्रॉ किया जाते हैं। ये कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा करंट गेन, जिसे दो भागों में बांटा जाता है, बीटा DC और बीटा AC। बीटा DC क्या है, IC बाई IB, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट, है ना, लेकिन आपको निकालना होगा ये बीटा AC, है ना, और ये होता है डेल्टा AC, यानी चेंज इन कलेक्टर करंट ऑन चेंजिंग द बेस करंट। ठीक है, ये बात मैं आपको जब ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, या कल सिमुलेटर्स पे आपको मैं इसको बारे में बताऊंगा एट कांस्टेंट VC। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कॉमन एमीटर एम्पलीफिकेशन, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आप जानते हैं, मैं इसके आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ अपने सिमुलेटर पे। अब आपको मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, आपको यहाँ पे देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए सर्किट ड्रॉ है, और इसको ज़रा देखिएगा, पहचानिएगा, जैसा समझाया वैसे ही है कि नहीं, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए ड्रॉ है। ठीक है, टेबल भी है, नीचे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। आप चाहें तो आज अगर आपने सीख लिया हो तो खुद से प्रयास कर सकते हैं, वरना कल मैं आपको सिमुलेटर के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ठीक है, सो इसके साथ ही मैं आज का प्रेजेंटेशन फिर यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा है आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आया होगा। जो लोग चाहें सिमुलेटर का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट को आज ही से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमन बेस के तरीके से ये भी है, नहीं तो कल मैं आपको ये सिमुलेटर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरी तरफ से ओवर एंड आउट। अब आप चाहे तो समय है 5 मिनट जैसा, अब आप सवाल पूछ सकते हैं।